जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, हम पढ़ क्या रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे नया चैप्टर फिजिक्स में जिसका नाम है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। और ये वर्ग 10 के बच्चों से संबंधित वीडियो है जिसमें हम भौतिकी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और फिर हम क्या बताए थे कि भौतिकी को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे केमिस्ट्री पर और उसके बाद लास्ट में किस में आएंगे, बायोलॉजी में। ठीक है, तो उसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज ये हमारी जो मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन है जो कि फिजिक्स का 3rd चैप्टर है, उस चैप्टर का आज ये हमारी तीसरी क्लास है, मतलब तीसरा दिन है। इसके पहले हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। ठीक है, उन 2 वीडियो में हम पूरी ही बेसिक से मानव नेत्र के बारे में समझे। आज की इस वीडियो में क्या जानेंगे, तो आज की इस वीडियो में मानव नेत्र से संबंधित कुछ और पॉइंट्स जानेंगे, जैसे दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, दृष्टि परास क्या होती है। इसके साथ साथ पूछेगा आपसे, दृष्टि परास के बाद आपसे पूछ सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ऐसे सवाल जो है, ऐसे सवाल बहुत सारे बनेंगे। उनके बारे में समझने के बाद हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या होती है, फिर पढ़ेंगे दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, फिर उन दृष्टि दोष के निवारण के उपाय जानेंगे, और फिर दृष्टि दोष किन कारणों से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के क्रम में आप भूल जाएं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, इसलिए आप एक काम कीजिए, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हमारे पास वो क्या था, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, हम अपना क्या पढ़ रहे थे, मानव नेत्र। क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, मानव नेत्र पढ़ रहे थे, ह्यूमन आई पढ़ रहे थे। अब इस ह्यूमन आई में कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं जिन पॉइंट्स को जानना जरूरी है। हम लास्ट क्लास में वो पॉइंट्स बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। जैसे कि हम अगर नेत्र बनाए, बस नॉर्मली यदि आप देखें, यदि हम नॉर्मली नेत्र बनाए, जैसे हम नॉर्मली नेत्र बनाए, ध्यान से, ये नॉर्मली मान लो कि ये नॉर्मली नेत्र है। ठीक है, तो ये नॉर्मली नेत्र में हम ये पढ़े हुए थे कि इसमें ये एक परत होगी, फिर इसमें ये एक परत होगी, फिर इसके बाद यहां से रेटिना चलेगा, फिर यहां से रेटिना चलेगा। ये तीन चार परतों के बारे में पढ़े थे। यहां से 2 चीजें निकलेंगी, एक हो गया सिलियरी मांसपेशी और एक हो गया आपके पास परितारिका। ठीक है, ये 2 चीजें, ये नेत्र लेंस है, ये पुपिल है। ठीक है, ये लगभग में हम इतना कुछ जाने हुए थे, जिनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे बाहरी परत क्या थी भाई, श्वेत पटल। सबसे बाहरी परत क्या थी भाई, श्वेत पटल। अब उसके नीचे वाली परत कौन सी थी भाई, तो उसके नीचे वाली परत जो थी उसका नाम था कोरायड या रक्तक पटल। उसके नीचे वाली परत को क्या बोल रहे थे भाई, रेटिना। क्या बोल रहे थे, रेटिना। इतने सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम क्या पढ़े थे भाई, ये जो श्वेत पटल है आगे की ओर उबड़ा सतह बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। फिर पढ़े थे कि हमारा जो करायड है, यह करायड आगे चल के 2 भाग में बट जा रहा है। तो एक भाग को कह रहे थे हम परितारिका, एक भाग को क्या कह रहे थे भाई, परितारिका, और दूसरे वाली क्या कहलाती थी, सिलियरी पेशी। क्या कहला रहा था, सिलियरी पेशी। ये पढ़ लिए थे मेरे भाई। और फिर उसके बाद सिलियरी पेशी जिसको टांग के रखा है उसको क्या बोल रहे थे, नेत्र लेंस। इसको क्या बोल रहे थे, नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस पर एक बिंदुनुमा संरचना स्थित होती है जिसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। फिर पढ़े हुए थे कि पुतली को पढ़ने के बाद हम फिर पढ़े थे कि हमारा सबसे अंदर वाला परत है रेटिना। अब इस रेटिना पर क्या होता था, यहाँ पर एक पित्त बिंदु, यहाँ पर अंध बिंदु होता था। ये होता था पित्त बिंदु और नीचे क्या होता था भाई, अंध बिंदु। क्या होता था, अंध बिंदु। और ध्यान देना, इसको हम जरा सा रिकॉल कर रहे हैं तेजी से। ठीक है, ये पित्त बिंदु है, ये क्या है, अंध बिंदु है। और फिर दूसरा बात समझ लेना कि पित्त बिंदु, अंध बिंदु में, पित्त बिंदु में हम पढ़े थे कि यहाँ पर 2 सेल होती हैं, एक होती है रॉड सेल और एक होती है भाई कोन सेल। एक क्या होती है, कोन सेल। तो रॉड सेल मतलब क्षण कोशिका, कोन सेल मतलब शंकु कोशिका। रॉड में आर है तो आर से बना दिए थे रात, और कोन में सी है तो सी से बना दिए थे
कलर, ठीक है। तो जिसमें रॉड सेल ज्यादा होगा वो जीव रात में देख पाएगा आसानी से, और जिसमें कोन सेल ज्यादा होगा वो कलर की पहचान ज्यादा कर पाएगा, ठीक है। कुत्तों में ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो यही कलर दिखता है, चाहे हम कितना ही रंगीन कपड़ा क्यों ना पहन ले, ठीक है। बात ये होती है। अब समझते हैं भाई, समझना है। ये इतना सारा पॉइंट पढ़ लिए थे, इसके बाद हम पढ़ते कि ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच में क्या होता है भाई, कचाव द्रव। क्या होता है, कचाव द्रव। और फिर ये हमारा कॉर्निया है, ये नेत्र लेंस है, इसके बीच में जो द्रव होता है इसे हम कह रहे थे नेत्रोद। क्या कह रहे थे, नेत्रोद। और फिर पढ़ते कि इसमें होता है टैपिटम लूसिडम। इतने सारे पॉइंट्स पढ़े थे जो कि लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या जानेंगे, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप देख पाए। अब देखिए भाई क्या होता है, अब सुन लो। अब होता क्या है, अब हम इतना बड़ा सा फिगर बार बार नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए देखिए अब क्या है कि हम जो पढ़े यहाँ पर, हम यहाँ पर ये पढ़े कि हमारा जो नेत्र था उस नेत्र में एक होता है समंजन क्षमता। क्या होता है, समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता जो है ना, इसकी परिभाषा हम लिखवा दिए थे लास्ट क्लास में, हम समंजन क्षमता की परिभाषा लिखवा दिए थे। तो समंजन क्षमता क्या होती है, तो नॉर्मली एकोमोडेशन पावर होती है। एकोमोडेशन पावर क्या होती है, तो होता यह है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के सामने रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, यदि वो वस्तु हमारे नेत्र के पास है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, स्पष्ट बनेगा। लेकिन यदि वो वस्तु दूर है तो उसके लिए हमें नेत्र की जो फोकस दूरी होती है उसको बढ़ानी पड़ती है। ध्यान से सुनिए, हमारे पास अभी जो हम नेत्र लेंस पढ़े थे उस नेत्र लेंस में हम क्या देखे, हम छोटा सा एक फिगर बना रहे हैं, छोटा सा ही फिगर है, समझ लेंगे, ठीक है। अब इस छोटे से फिगर में समझना आपको क्या है, ठीक है, ये समझना है। अब देखो क्या, यहां पर ये एक और परत हो जाएगी, ये एक और परत हो गई, और इस पर ये क्या है अपने पास, रेटिना है, और ये भी अपने पास क्या है, रेटिना है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो सुन लो भाई, ये जो परत है ना, ये दूसरी वाली, ये यहां पर एक ऐसे और ये संरचना बनाई है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाएं प्लीज उस वीडियो को देखें, और ये हमारा नेत्र लेंस है। तो ध्यान देना भाई, हम बात किसकी कर रहे हैं, तो ध्यान देना, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ये जो नेत्र लेंस को क्या कर रहा है, टांग के रख रहा है। क्या कर रहा है, टांग के रख रहा है। ये क्या होगा ना, ये कभी ये नेत्र लेंस में जो टांग के रख रहा है ना, वो है सिलियरी मांसपेशी। इसका क्या नाम है भाई, सिलियरी मांसपेशी। क्या है, सिलियरी मांसपेशी। अब देखो सिलियरी मांसपेशी जो है ना, यह नेत्र लेंस को कभी खींच के पतली कर सकती है और कभी छोड़कर क्या कर सकती है, मोटी कर सकती है। दो चीजें कर सकती हैं। पहला क्या है कि या तो हमारा नेत्र लेंस मोटा हो जाए या तो हमारा नेत्र लेंस पतला हो जाए, ठीक है। ये दो चीज हो सकता है। इतना ही बना है, देखो, तो एक में मोटा हो गया, एक में क्या हो गया, पतला। तो देखो भाई होता क्या है ना कि यदि आपके पास पतला लेंस, मोटा लेंस से पहले, तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वह फोकस दूरी अपवर्तन के बाद ये किरण जो है ना तुरंत कहीं पर पास में ही कट जाती है। लेकिन ये जो लेंस है, यदि इससे हम कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं तो ये अपवर्तन के बाद ये क्या करती है, कुछ दूरी तय करने के बाद ये प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती है जिसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ पर भी ये क्या बना, फोकस। तो ये फोकस और लेंस के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी। तो इसकी फोकस दूरी इतनी है और इसकी फोकस दूरी क्या है, ज्यादा है। तो देखो भाई होता क्या है कि यदि हमें दूर की वस्तु देखना है ना, तो उसके लिए हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और यदि पास की वस्तु को देखना है ना, तो उसके लिए हमारे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है इस नेत्र लेंस की, वो क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। अब हमारा नेत्र लेंस जो है, अब इसकी फोकस दूरी को बढ़ाना है, घटाना है, इस काम को पूरा कौन करेगा, इस काम को कौन कंप्लीट करेगा, तो हमारे इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने में जो मदद करता है ना, उसी का नाम है सिलियरी मांसपेशी। उसी का नाम क्या है, सिलियरी मांसपेशी। तो ये सिलियरी मांसपेशी जो है वह क्या करता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कभी पतला करके बढ़ा दिया तो कभी मोटा करके घटा दिया, ये चीज होता है। और इसी क्षमता को ना समंजन क्षमता कहते हैं। इसी क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। लास्ट क्लास में इसके बारे में हम
पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है उस पॉइंट को लिखना है। तो देखना, समंजन क्षमता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि मानव नेत्र पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब, या फिर हम कह सकते हैं मानव नेत्र के सामने दूर स्थित वस्तु या पास स्थित वस्तु की प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए सिलियरी मांसपेशी के द्वारा क्या किया जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया और घटाया जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि मानव नेत्र के सामने दूर स्थित वस्तु तथा निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए, कहां पर बनाना है भाई, रेटिना पर बनाना है। तो रेटिना पर बनाने के लिए सिलियरी मांसपेशी के द्वारा ये ध्यान रखेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया और घटाया जाता है। फोकस दूरी को क्या किया जाता है भाई, बढ़ाया और घटाया जाता है। इसी घटना को या इसी क्षमता को क्या कहते हैं, इसी क्षमता को नेत्र लेंस की या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, समंजन क्षमता कहते हैं। इतने में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, इतना में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। समंजन क्षमता है कुछ नहीं, बस सिलियरी मांसपेशी के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना है या घटाना है, जिससे कि प्रतिबिंब क्या हो, रेटिना पर बने। और यही घटना क्या कहलाएगी, यही घटना हमारी कहलाएगी मानव नेत्र की समंजन क्षमता या नेत्र की समंजन क्षमता। तो चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है, समंजन क्षमता तो हम देख लिए। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला टॉपिक क्या है भाई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LEAST, लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ DISTINCT, लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ, फिर क्या होगा, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझिए क्या है कुछ नहीं। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता क्या है कि मानव नेत्र वह दूरी, मानव नेत्र के द्वारा जिस न्यूनतम दूरी तक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के द्वारा जिस न्यूनतम दूरी तक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनता है, वही दूरी क्या कहलाती है भाई, वही दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, न्यूनतम दूरी कहलाती है। अब याद रखेंगे कि इसे डी से सूचित करते हैं, इससे कैपिटल डी से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल डी से सूचित करते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब इसे कैपिटल डी से सूचित कर दिए तो अगला पॉइंट क्या होगा भाई कि स्पष्ट दृष्टि की तब न्यूनतम दूरी होती कितनी है। तो याद रखेंगे कि जो स्पष्ट दृष्टि होती है, इस स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है मेरे भाई,
वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि हमारा जो नेत्र है वह कितने पास की वस्तु को देख सकता है और कितने दूर तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ध्यान रखना है कि मानव नेत्र जो है ना 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को ना वह स्पष्ट देख सकता है। वो क्या देख सकता है? स्पष्ट देख सकता है। और दूर जो है ना वह दूर अधिक से अधिक अनंत तक की वस्तु को वो आसानी से देख सकता है। तो याद रखेंगे कि जो मानव नेत्र है वह पास स्थित वस्तु कितने पास स्थित वस्तु को देख सकता है। तो जो वस्तु कहां तक हो? 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हो। जो वस्तु उसकी 25 सेंटीमीटर की दूरी तक होगी उसका प्रतिबिंब भी मानव नेत्र आराम से स्वस्थ जो नेत्र होता है वह आराम से देख सकता है। लेकिन यदि कोई वस्तु अनंत पर हो उसका भी प्रतिबिंब आराम से देखा जा सकता है। लेकिन अब देखो, ध्यान देना है कि वह स्थान जहां तक मानव नेत्र जो है वह दूरी तक देख सकता है ना, उसे हम कहते हैं दूरबिंदु। क्या कहते हैं? दूरबिंदु। तो सुनिए, अभी जो पॉइंट हम पढ़ेंगे उस पॉइंट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे जिनको हम बता रहे हैं, आप सुनते चलिए और समझते चलिए। देखो मेरे भाई, देखिए हम अगर बात करें तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है भाई? पहला पॉइंट है दूरबिंदु। क्या नाम है? दूरबिंदु। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या आएगा भाई? दूसरा पॉइंट आएगा निकट बिंदु। दूसरा पॉइंट क्या आएगा भाई? निकट बिंदु। ठीक है, इसको कहते हैं भाई फार पॉइंट। क्या कहते हैं? फार पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको कहते हैं नियर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। और फिर इसके आगे हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो क्या है? अगला पॉइंट तो याद रखेंगे, फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बाद हमारे पास है अगला चीज जिसको हम कहते हैं दृष्टिपरास। क्या कहेंगे? दृष्टिपरास। ये ध्यान रखेंगे, रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। तो देखो भाई, कोई सा भी मानव नेत्र है ना, वह मानव नेत्र बिना समंजन क्षमता का उपयोग किए जितनी अधिक दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है वो जो होता है वह दूर बिंदु कहलाता है। ये हम क्या कहेंगे? वह बिंदु जहां तक मानव नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्या कहलाएगा भाई? वह कहलाएगा दूरबिंदु। क्या बोलेंगे? वह बिंदु जहां तक मानव नेत्र बिना समंजन क्षमता के उपयोग से स्पष्ट देख सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? दूरबिंदु। तो चलिए इसकी परिभाषा को लिख दें। क्या बनेगा परिभाषा? हम कह सकते हैं वह बिंदु, क्या कह सकते हैं भाई? वह बिंदु जहां तक मानव नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्या कर सकता है भाई? देख सकता है। क्या कहलाता है? दूरबिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? दूरबिंदु कहलाता है। और इसे ध्यान देंगे, और इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। और एक अगला पॉइंट कि याद रखना है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए जो दूरबिंदु होती है, क्या भाई? दूरबिंदु जो होती है वह दूरबिंदु क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अब अगर स्वस्थ आदमी है ना तो वो अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख पाएगा? अनंत तक देख पाएगा। तो ये अनंत जो है वह उसकी दूरबिंदु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूरबिंदु। ये ध्यान रखेंगे। इधर आते हैं, निकट बिंदु क्या है? तो बस इसी के जैसा परिभाषा कि वैसा बिंदु जहां तक मानव नेत्र के समंजन क्षमता
के प्रयोग से वस्तु प्रयोग से क्या किया जा सकता है, समंजन क्षमता के प्रयोग से देखा जाता है, प्रयोग से किसी वस्तु को देखा जाता है, क्या कहलाता है, देखा जाता है, निकट बिंदु क्या कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, निकट बिंदु कहलाता है। और दूसरी बात, इसे स्मॉल n से सूचित करते हैं। अच्छा, दूसरी बात भाई, अगला पॉइंट कि एक स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु क्या होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो मानव नेत्र का या नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है भाई, रेंज ऑफ विजन। तो याद रखेंगे कि किसी मानव नेत्र के द्वारा, किसी मानव नेत्र के द्वारा दूरबिंदु एवं निकट बिंदु, दूरबिंदु एवं निकट बिंदु के बीच के अंतर को ही, या बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दृष्टि परास कहते हैं। दूसरी बात भाई ध्यान देना है कि हम इसे कैसे याद करेंगे, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये रहा आपके पास मानव नेत्र का निकट बिंदु, क्या है, निकट बिंदु, और ये क्या है मेरे भाई, दूर बिंदु, ये क्या है मेरे भाई, दूर बिंदु, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, इसी डिस्टेंस को बोल रहे हैं दृष्टि परास। इसी डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, इसी डिस्टेंस को बोल रहे हैं दृष्टि परास, इसी को क्या बोल रहे हैं, दृष्टि परास। इतना कुछ समझ में आया आपको, तो बोलिए जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से लें स्क्रीनशॉट, ले लें, ले लिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम मिटाएंगे अब, चलिए मिटा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। क्या है भाई, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं हम कि इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ, दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, इसको बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, VISION। क्या होता है तो सुनिए भाई, तो देखो ये हमारा एक नेत्र है, अब इस नेत्र के, ये एक स्वस्थ नेत्र है, क्या है, स्वस्थ नेत्र है। अब इस स्वस्थ नेत्र के सामने यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी, ये प्रकाश की किरण आप जानते हैं कि लेंस से जाएगी, और लेंस से जाएगी तो लेंस से अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होने के बाद ना इसकी ये जो किरण है, ये अपवर्तित होने के बाद ये एक बिंदु पर मिलेगी, और जिस बिंदु पर मिलेगी ना, वो बिंदु होता है हमारा पित्त बिंदु। क्या होता है भाई, पित्त बिंदु। और यह पित्त बिंदु कहाँ स्थित होता है, यह स्थित होता है रेटिना पर। कहाँ स्थित होता है भाई, रेटिना पर। कहाँ स्थित होता है, रेटिना पर। अर्थात हम कह सकते हैं नॉर्मली, इस चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, और इस किरण को थोड़ा सा हम ऐसे झुका दें यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर बन गया पित्त बिंदु। अब होगा क्या, सुनना है, समझना है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो प्रकाश की किरण इस लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगी, रेटिना पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, रेटिना पर। तो रेटिना पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना पर क्या बनेगा मेरे भाई, प्रतिबिंब बनेगा। आप जानते हैं ना कि बाहरी वाला परत क्या होता है, श्वेत पटल, फिर भीतरी वाला करायड या कोरायड, अच्छा, और सबसे अंदर वाला क्या होता है, रेटिना। ये बात तो हम अभी आपको बताए हैं, कुछ देर पहले ही बताए हैं, ये याद रखेंगे। बाहरी वाला परत श्वेत पटल, दूसरा वाला करायड ब्लू वाला, और तीसरा वाला ये जो है आपको रेटिना बन गया। तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, ये बात हम आपको बताए हैं। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास हो गया नेत्र। अब सुनो क्या है कि इफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है, तो होगा क्या भाई कि किसी कारण से जो है हमारा जो प्रतिबिंब है
वह रेटिना पर न बने। कहा ना बने? रेटिना पर न बने। अब जैसे हम आपको एक शॉर्ट में, ये आपके पास क्या है मेरे भाई? ये स्वस्थ नेत्र। क्या है? स्वस्थ नेत्र। कैसा नेत्र है भाई? स्वस्थ नेत्र। अब समझना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है क्या। अब सुनो, मान लो कि हम यहाँ पर एक नेत्र बना दिए, ये हमारे पास हो गया, और मान लो कि ये अपने पास रेटिना हो गया। समझ लेना है, ये हो गया नेत्र और ये हो गया रेटिना। ये क्या हो गया? रेटिना। समझ लो, समझना है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब ये यहाँ पर क्या है? नेत्र लेंस है। अब हम प्रकाश की किरण को भेजें तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये प्रकाश की किरण रेटिना पर ना मिले, पहले ही मिल जाए। पहले क्या हो जाए? मिल जाए। अच्छा, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो नेत्र है, ये जो नेत्र है, ये जो नेत्र है, ध्यान से, ये जो नेत्र है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ये यहाँ पर लेंस है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाए, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाए और अपवर्तन के बाद ये कहाँ मिले? रेटिना से दूर मिले। कहाँ मिले? रेटिना से दूर मिले। कहाँ मिले? रेटिना से दूर मिले। ठीक है, ये ध्यान रखें, यहां पर मिले। तो दो कंडीशन हो सकता है भाई, ये हो सकता है ना भाई। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है, यह जब जाती है लेंस से तो अपवर्तित होती है। यहाँ पर अपवर्तित हुई तो एक बार अपवर्तन के कारण क्या हो गया? रेटिना ये है, ये हमारा क्या है? रेटिना है। ये हमारा क्या है? रेटिना है। ये भी क्या है? रेटिना है। तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों स्थिति में क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है ना, वह प्रतिबिंब रेटिना के पहले और यहाँ पर रेटिना के आगे बन गया। ये दो स्थिति उत्पन्न हो रही है। कौन कौन सी? एक स्थिति क्या उत्पन्न हो रही है भाई कि या तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन गया या तो रेटिना से दूर बना। ये बात ध्यान रखना है। दो ही चीज पॉइंट अपने दिमाग में फिट रखिएगा, या तो प्रतिबिंब रेटिना के पास बना या तो प्रतिबिंब रेटिना से दूर बना। तो जब प्रतिबिंब रेटिना के पास बना या जब प्रतिबिंब रेटिना से दूर बना तो उस समय जो है ना, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। ये बात ध्यान रखना है कि जब ये हम लिख देते हैं, यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर रहता है भाई? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी परत रेटिना, सबसे भीतरी परत रेटिना पर बनता है या रेटिना पर बनती है, ठीक है, तो उस वस्तु की स्पष्ट प्रतिबिंब, उस वस्तु की स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होती है। उस वस्तु की कैसी प्रतिबिंब प्राप्त होती है? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होती है। ठीक है, अब सुन लेना, ये जैसे कि यहां पर जो प्रतिबिंब मिलेगा ना, यहां पर जो प्रतिबिंब मिलेगा इससे, यह प्रतिबिंब कैसा होगा? यह प्रतिबिंब होगा स्पष्ट होगा, स्पष्ट होगा और उल्टा होगा, और साथ साथ में क्या होगा? वास्तविक होगा। अब यहां पर जो प्रतिबिंब बना ना, यहां पर इन दोनों में जो प्रतिबिंब बना, वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? यह प्रतिबिंब बनेगा अस्पष्ट। क्या बनेगा? अस्पष्ट। साथ साथ में क्या बनेगा? उल्टा, और साथ साथ में क्या बनेगा? वास्तविक। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना ना, वो क्या बना? अस्पष्ट। इन दोनों स्थिति में, इस वाली स्थिति में और इस वाली स्थिति में, इन दोनों स्थिति में जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? अस्पष्ट। अब जब प्रतिबिंब अस्पष्ट बना ना, तो इसी स्थिति को ही हम क्या कह देते हैं? इसी स्थिति को कह देते हैं दृष्टि दोष। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? कह देते हैं, इसे ही हम कहते हैं दृष्टि दोष। तो हम कह सकते हैं कि किसी कारण से, हम क्या कह सकते हैं? किसी कारण से स्वस्थ नेत्र, हम जानते हैं कि किसी कारण से, या फिर हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र पर क्या होता है? कोई भी प्रतिबिंब जो बनता है वह कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो स्वस्थ नेत्र में बना प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है, स्पष्ट और उल्टा और वास्तविक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? इसकी परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि मानव नेत्र में किसी कारण से ऐसा नहीं लिखेंगे जब मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना पर
रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से या फिर हम कह सकते हैं प्रतिबिंब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं बनता है तो उस वस्तु की अस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देती है। अस्पष्ट क्या होता है भाई? प्रतिबिंब दिखाई देती है। अस्पष्ट क्या देता है भाई? प्रतिबिंब दिखाई देती है। इसी घटना को या इसी क्रिया को, इसी घटना को ही क्या कहेंगे भाई? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली अगर परिभाषा लिखना हो तो अथवा में आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि वैसा दोष या आप नॉर्मल क्या लिख सकते हैं? वैसा दोष जिसमें स्वस्थ नेत्र या फिर हम कह सकते हैं जिसमें मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है, क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है। आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, ये परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। दोनों स्थिति में क्या देखे? एक बार रेटिना के पहले, एक बार रेटिना के आगे, यानी कि दो स्थिति बन ही रही है। प्रतिबिंब या तो रेटिना के पहले बनेगा या तो रेटिना के बाद बनेगा, यही दो कंडीशन बन रहा है। तो उस आधार पर हम क्या परिभाषा बना दिए कि वैसा दोष जिसमें मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। सिंपल सा है। अब आता है भाई कि दृष्टि दोष होते कितने प्रकार के हैं। तो याद रखेंगे कि अलग अलग किताब में अलग अलग प्रकार से बताया है कि दृष्टि दोष जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मेरे भाई? तो कौन कौन? तो पहला हो जाएगा, पहले वाले दृष्टि दोष को कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। इंपॉर्टेंट है, अभी से जो पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है निकट दृष्टि दोष। दूसरे वाला का नाम है क्या भाई? दूर दृष्टि दोष। दूसरे वाले का क्या नाम है? दूर दृष्टि दोष। तीसरे वाले का नाम क्या है भाई? तीसरे वाले का नाम है अबिंदुकता। क्या नाम है? तीसरे वाले का नाम है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। और चौथे का नाम है क्या भाई? तो चौथे का नाम है अबिंदुकता। चलिए इसका इंग्लिश में नाम बता दे। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है या उसी को शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं या उसी को हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। अब बात आती है भाई कि निकट दृष्टि दोष तो हमारा हो गया कि शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर हम कहेंगे इसको क्या? या फिर हम इसको कहेंगे मायोपिया। आई एम सॉरी। अगला है दूरदृष्टि दोष। अगला क्या है भाई? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हाइपरमेट्रोपिया। और उसी को फार साइटेडनेस बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जरा दूरदर्शिता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं भाई? प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया इसको कहते हैं, जरा दूरदर्शिता को। अब यहां पर अगला जो पॉइंट है वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास चारों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा, और फिर क्या है? अबिंदुकता। तो हम आज की क्लास में निकट दृष्टि दोष को हम पूर्णतः समझेंगे और निकट दृष्टि दोष से संबंधित जो सवाल बनते हैं उनको समझेंगे, और फिर हम आज के सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये
दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता को समझेंगे और अबिंदुकता को समझेंगे, ठीक है, और फिर उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। अब सुनो क्या है भाई, हमारे पास है निकट दृष्टि दोष। हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं निकट दृष्टि दोष। हम क्या ले रहे हैं भाई, निकट दृष्टि दोष। ये ध्यान देना है। इसकी परिभाषा जो है ना, हम पहले लिख देते हैं, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद करना है, कैसे याद करना है। तो देखो भाई, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या बनती है कि वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें जिसमें निकट की वस्तु, जिसमें निकट की वस्तु, जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, परंतु साफ दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, परंतु दूर की वस्तु, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, साफ दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। क्या कहलाता है मेरे भाई, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया या फार साइटेडनेस, SIGSTDNES, साइटेडनेस कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमारा ट्रिक क्या बन रहा है, उस ट्रिक पर आते हैं। तो देखो मेरे भाई, हमारा ट्रिक क्या बन रहा है, निकट दृष्टि दोष है ना, हम क्या लिख दिए, निकट दृष्टि दोष। अच्छा ध्यान देना, जो भी चीज हम पढ़ रहे थे उसमें हमारी निकट बिंदु था, दूर बिंदु था, क्या मध्यम बिंदु था, नहीं था। तो यहां पर अब समझ लें कि निकट दृष्टि दोष की परिभाषा को कैसे याद करेंगे। तो देखो, इस दोष में जो चीज आपको दिख रहा है ना वो दिखेगा, और जो नहीं दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। मतलब निकट दृष्टि दोष, अब देखो कोई सा भी दोष हो उसमें दो चीज होना चाहिए, या तो उसमें उस दोष में दो चीज में क्या होगा, या तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगी या तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। ये ध्यान रखेंगे, कोई सा भी दोष हो उसमें दो ही तो चीज होगी। कौन कौन भाई, या तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगी या तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, यही ना है। कोई सा भी दोष रहे उसमें दो ही चीज होगा, या तो निकट नहीं दिखेगा या तो दूर नहीं दिखेगा। अब देखो क्या है, हालांकि होगा एक रोग जिसमें निकट और दूर दोनों ही नहीं दिखेगा, उसके लिए हम बात करेंगे। इससे पहले यहां पर याद करने के लिए, जिसमें इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इस दोष में क्या दिख रहा है, निकट, तो इसमें हमें निकट दिखाई देगा और दूर दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखो, निकट दृष्टि दोष लिखे हैं, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस दोष में क्या दिखाई दे रहा है, निकट। मतलब ये जो टॉपिक लिखे हैं इस टॉपिक में हमें निकट लौक रहा है। अब जब निकट लौक रहा है तो बोल देंगे कि निकट जो है, निकट साफ साफ दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। अब दूर वाला नहीं दिखेगा भाई, तो कारण क्या है भाई, कारण, अब इसके दो कारण है, उन कारणों को हम समझेंगे यहां पर। उसके लिए हमें फिगर मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ना मिटा के यहां मिटाएंगे, और इस चीज को, उस चीज को हम यहां बताएंगे, ठीक है। यार नींद बहुत तेज की आ रही है, चलो इसको बता देते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। अब सुनिए, ये निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष। कारण क्या है भाई, कारण ये है इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर वाली दिखाई नहीं देगी। तो ये हमारा परिभाषा भी बन गया, वैसा दृष्टि दोष इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब बात आती है भाई कि आखिर ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण को याद रखेंगे कि हमारे पास जो नेत्र लेंस है ना, हमारे पास जो ये नेत्र है, हमारे पास ये जो नेत्र है, ध्यान से देखिए, ये अपने पास क्या है, ये एक स्वस्थ नेत्र है, ये क्या है, स्वस्थ नेत्र है। और ये आपके पास एक बीमार यानी कि अस्वस्थ नेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक है आपके पास, ठीक है, ये तीन फिगर बनाए, ये स्वस्थ नेत्र है और ये दोनों विकार युक्त नेत्र है। और दोनों में क्या है भाई, ये इसमें भी लेंस है, इसमें भी लेंस है और इसमें भी लेंस है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब देखना इसमें क्या होगा, देखना इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई, देखो अब कोई प्रकाश की किरण गई ना,
ये परिवर्तित अपवर्तित होकर कहाँ मिलेगी, रेटिना पर। ये आप जानते हैं रेटिना है। अब अपवर्तित हुई यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बना रेटिना पर, तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें वस्तु दिखेगा स्पष्ट। लेकिन अगले वाले स्टेप में क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं तो लेंस हो गया है चूंकि मोटा, जिसके कारण ये प्रकाश की किरण वहां पर रेटिना पर ना मिलके पहले ही मिल जाएगी। ये बस ये जो है प्रकाश की किरण पहले ही मिल गई तो प्रतिबिंब बन गया यहीं पर। अब देखना भाई तीसरी वाली स्थिति में कि ये इस समय क्या हुआ कि नेत्र जो है ना वह अपवर्तन करके अपनी निश्चित ही दूरी पर मिल रहा था, लेकिन इस बार क्या हो गया, नेत्र गोलक लंबा हो गया, नेत्र गोलक लंबा हो गया। तो यहाँ पर देखो 3 कंडीशन बन रहा है। ये स्वस्थ नेत्र है, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि नेत्र का जो लेंस है वो क्या हो गया, मोटा हो गया। ये देखो नेत्र का जो लेंस है वो कैसा हो गया, मोटा। यहाँ पर उतना मोटा नहीं था, यहाँ पर मोटा हो गया, और फिर लास्ट वाले में इसी के समान हो गया। तो हमारे पास ये इसका कारण क्या बना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का क्या होना, मोटा होना, नेत्र लेंस का मोटा होना। और दूसरा कारण क्या है भाई कि नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना। क्या हो सकता है दूसरा हो जाएगा नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना। अब देखना मेरे भाई, अब ध्यान देना, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है ना। अब इसको हम इधर बना रहे हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि इस फिगर को हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो मेरे भाई क्या है, तीनों फिगर को हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब देखना, क्योंकि हमें इसे दूर भी तो करना है ना। अब इसे दूर करना है तो देखते हैं हम भाई। अब देखो ये हम यहाँ तक मिटा रहे हैं ताकि यहाँ तक में हमारा वो क्लियर हो जाए। अब देखो मेरे भाई होगा क्या, होगा ये कि ये हमारा स्वस्थ नेत्र है, ये हमारा क्या है, स्वस्थ नेत्र है, ये हमारा क्या है, तो स्वस्थ नेत्र है, ये हो गया स्वस्थ नेत्र, ठीक है। और इसके प्रतिबिंब बन रहे थे, जो भी प्रकाश की किरण जा रही थी और अपवर्तित होके सारा प्रतिबिंब बन रहा था रेटिना पर। अब ये है विकार वाला नेत्र। अब विकार वाला जो नेत्र है ये भी वैसे ही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो लेंस है वह लेंस हो गया मोटा, ये पतला है। और यह एक तीसरी कंडीशन है जिस समय क्या आपके पास नेत्र गोलक जो है वह नेत्र गोलक क्या हो गया है, तीसरे कंडीशन में जो नेत्र गोलक है मेरे भाई, ये नेत्र गोलक लंबा हो गया। क्या हो गया है, लंबा हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर बन गया। अब ये इसमें नेत्र लेंस जो है वह वही है, नेत्र लेंस पहले वाला ही। अब देखो कंडीशन क्या बन रहा है, कंडीशन ये बन रहा है कि प्रकाश की किरण जा रही थी तो जाने के बाद क्या हो गई मेरे भाई, ये जो है ये पहले ही मुड़ गई, यहीं पर मुड़ गई। अब इसमें क्या है भाई कि सेम अपनी सही जगह पर ही मुड़ रही थी। इस बार क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो है चूंकि गोलक बढ़ गया, नेत्र गोलक क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो गया, नेत्र गोलक बढ़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, नेत्र गोलक बढ़ गया। ये बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर नेत्र लेंस जो है वो क्या हो गया, मोटा हो गया। नेत्र लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। नेत्र लेंस जो है वह क्या हो गया, मोटा हो गया। अब सुनना और समझना मेरे भाई, अब यहाँ पर हम कौन सा लेंस लगाएंगे ताकि प्रकाश जो है आगे इकट्ठा हो, तो ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जैसे ही हम अवतल लेंस लगाएंगे तो ये अवतल लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो प्रकाश की किरण होगी इसको ऊपर भेजेगा, ऊपर। यहाँ से जो प्रकाश की किरण होगी इसको भी ऐसे ऊपर भेजेगा। अब जिसके कारण अब ये जब इस लेंस से जाएंगे तो प्रकाश की किरण क्या होंगे, एक बिंदु पर कन्वर्ज होंगे और वापस से प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर। यही तो है रेटिना, ठीक है। ध्यान देना, हम क्या बोले हैं, जब हम यहाँ पर अवतल लेंस लगाएंगे ये प्रकाश को हम जानते हैं कि अवतल लेंस फैलाता है, ये बात तो जानते हैं कि उत्तल लेंस में ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर जो भी प्रकाश की किरण जाती है एक बिंदु पर मिलती है, वही अगर अवतल लेंस रहे इसके प्रधान अक्ष के समांतर जाए किरण तो वो अपवर्तित होकर क्या होती है, ऐसे ऐसे निकल जाती हैं, बताए हैं, निकल रही है ना। तो प्रकाश को ये फैला रहा है, ये सिकुड़ा रहा है, तो ये प्रकाश को हमें फैलाना है, फैलाएंगे तभी तो जाकर रेटिना पर मिलेगा। तो देखो भाई ये फैल रहा है और फिर जैसे ही इस लेंस से गया तो लेंस से अपवर्तित हुआ तो कहाँ मिल गया, जाके रेटिना पर। यानी कि आपके पास क्या हो गया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करेंगे, अवतल लेंस का। अच्छा इसमें भी हम लगा लेते हैं अवतल लेंस। जैसे ही हम अवतल लेंस लगाए तो यहाँ से क्या होगा, ये प्रकाश की किरण जो है हमारी यहाँ से जाएगी, ये भी कहां से जाएगी, यहाँ से जाएगी, और इस प्रकार हमारी प्रकाश की किरण यहाँ और यहाँ जाके मिलेगी। इस प्रकार ये भी प्रतिबिंब वहां बन गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इतना सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष के कारण, पहला कारण
तो कारण हमारे पास क्या है, पहला नंबर नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का क्या होना, मोटा होना। और दूसरा कारण क्या है भाई, दूसरा कारण है हमारे पास कि नेत्र लेंस का नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना। क्या हो गया, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना मेरे भाई, बढ़ जाना। और अगला पॉइंट भाई कि इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग कर रहे हैं भाई, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है भाई ध्यान देना। ट्रिक ये है कि हम लिख रहे हैं निकट, तो निकट में कितने अक्षर है, 1 2 और 3। तो निकट के लिए ये हो गया अवतल, अवतल, इसमें 1 2 3 और 4 3 अक्षर निकट में है तो अवतल में 4 अक्षर है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, अवतल लेंस लगेगा, काम खत्म। ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आज का सेशन जो है अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, ले लीजिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए रहने देते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस हमारे चैनल पर, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और लास्ट बात कि आपको यदि सच में लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट करके या लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से बनाएं और आपको आपके दिमाग में पूरी तरह फिट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।